हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग सीरीज के सारे लेक्चर जो है कंप्लीट हो चुके हैं और आपने एंजॉय किया होगा सारे लेक्चर्स को। हो सकता है कुछ पॉइंट्स में आपको दिक्कत हुई हो या हो सकता है बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई हो, पर ये स्वाभाविक है क्योंकि ये जो पूरा टॉपिक था इसकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी डिस्कवरी अभी हाल ही के सालों में हुई है और बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जिनकी मैकेनिज्म हमें अभी भी नहीं पता है। पर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्ट है वो है CSIR या इस जैसे डिफरेंट जो कंपटीशन एग्जामिनेशन है उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना। वो हम अभी भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आज की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास है उसको बहुत ही ईमानदारी से देखना है, समझना है। ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास है इसमें 15 या 16 प्रॉब्लम्स होंगी जिन्हें हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आपको क्या करना है कि आपको हर एक प्रॉब्लम के बाद में वीडियो को पॉज करना है और उस प्रॉब्लम को मुझसे सॉल्व करने से पहले आपको सॉल्व करनी है। इसके लिए आप पुराने वीडियोज की हेल्प ले सकते हैं। एक बार ये आप पूरी प्रोसेस कर लोगे उसके बाद में मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी कंपटीशन एग्जाम्स पे क्वेश्चंस आएंगे इन्हें आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। ओके, यहाँ जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो दोनों के अंदर जीनोमिक इम्प्रिंटिंग की डेफिनेशन से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर का कह रहा है कि जो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन जो है वो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन जो है वो डिपेंड कर रहा है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो कौन से पेरेंटेज ऑफ इनहेरिटेंस से आ रहा है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो कोई भी जीन या उस एलील जो है उसका जो एक्सप्रेशन है इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरह के पेरेंट्स से आ रहा है। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इम्प्रिंटिंग। बाकी वो जो ऑप्शन है उनको भी हम देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन क्या है वो गलत क्यों है। जो पेनिट्रेंस होता है वो बेसिकली होता है कि किसी भी जीन की पॉपुलेशन के अंदर क्लिनिकल एक्सप्रेशन की प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ग्रुप में अपने एक जीन लेते हैं पॉलीडिक्टाइली की। जो पॉलीडेक्टाइली जो जीन है, इस पॉलीडेक्टाइली जीन मान लीजिए कि हम इसकी किसी पॉपुलेशन के अंदर इसका एक्सप्रेशन देख रहे हैं तो 7 आउट ऑफ 10, 1 2 3 4 5 6 7 आउट ऑफ 10 जो इंडिविजुअल के अंदर मान लीजिए कि ये जो जीन है वो एक्स्ट्रा डिजिट जो है वो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉलीडिक्टाइली जो जीन है उसका पेनिट्रेशन हो जाएगा 70%। 30% जो जिसके अंदर ये शो नहीं हो रहा फिनोटाइप वो है इसका नॉन पेनिट्रेंस। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो गए गलत। एक्सप्रेसिविटी का मतलब है कि जो फिनोटाइप दिख रहा है उसका वेरिएशन क्या है। जैसे इसी एग्जांपल की बात करें पॉलीडेक्टाइली की ही, तो ये जो 70% जो लोग हैं जिसके अंदर ये फिनोटाइप दिख रहा है, इन 70% के अंदर जो इसका वेरिएशन है वो अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि कुछ इंडिविजुअल ऐसे हों जहां पर जो एक्स्ट्रा डिजिट है वो फुल साइज की हो, या कुछ ऐसे हो सकते हैं जहां पर जस्ट वो केवल एक स्टब है। तो ये जो वेरिएशंस है इन वेरिएशंस को बोलते हैं एक्सप्रेसिविटी। तो ये ऑप्शन भी इस क्वेश्चन के अंदर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन CSIR के अंदर पूछा हुआ है। यहाँ एक माउस है जिसकी 2 एलील हैं IGF2 की, और वो अगर दोनों वाइल्ड टाइप की हैं तो जो माउस जो है वो नॉर्मल साइज का है। अगर ये दोनों ही एलील अगर म्यूटेंट टाइप की हैं तब वो माउस जो है वो स्मॉल साइज्ड है। तो यहाँ तक तो हम मेंडलिज्म के अंदर भी देखते हैं कि जो अगर जो एलील है वो रेसेसिव कंडीशन के अंदर है तो दोनों एलील का होना जरूरी है फिनोटाइप के शो के लिए। लेकिन आगे जो इसमें जो इन्होंने दे रखा है वो डिफरेंट है। हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर जो माउस का जो फिनोटाइप है यानी नॉर्मल साइज या ड्वार्फ है वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि जो वाइल्ड टाइप की एलील जो है वो कौन से पेरेंट से आ रही है। तो सिंपल लैंग्वेज में ये भी वही है कि किसी भी जीन का जो फिनोटाइप है अगर वो इस बात पे डिपेंड करे कि उसका जो ओरिजिन कौन से पेरेंट से है तब हम इसे कहते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। बाकी ऑप्शन के अंदर जैसे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है तो यहाँ पर जो फिनोटाइप है वो बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर होता है। तो
ये भी ऑप्शन गलत है। और जीन इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन के अंदर जो जीन का जो एक्सप्रेशन है कुछ डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये ऑप्शन भी गलत है। और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अंदर कुछ जीन्स ऐसी होती हैं जो आउटसाइड न्यूक्लियस कुछ ऑर्गेनेल्स में रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर ऐसी जो जीन्स होंगी उनका जो एक्सप्रेशन केवल फीमेल पेरेंट पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हम जानते हैं जाइगोट जब बनता है तो जाइगोट के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो पूरी तरह से जो फीमेल पेरेंट है वो कंट्रीब्यूट करती है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सीधा पूछ लिया उन्होंने कि जो डीएनए है उसमें जो मिथाइलेशन हो रहा है वो कौन से न्यूक्लियोटाइड बेस पर हो रहा है। तो हम जानते हैं कि साइटोसिन की 5th कार्बन पोजीशन के ऊपर मिथाइलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी मिथाइलेशन मैकेनिज्म से ही है, जहां पर डिफरेंट एंजाइम का फंक्शन पूछा है और डीमिथाइलेशन से रिलेटेड जो कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो हम एक क्विक रिकैप करते हैं किस तरह से मिथाइलेशन और डीमिथाइलेशन होता है डीएनए के ऊपर। ये एक डीएनए है जिसके ऊपर कोई मिथाइलेशन मार्क नहीं है। तो यहां पर पहली बार जो मिथाइलेशन होगा जिसे हम बोलेंगे डी नोवो मिथाइलेशन, वो जिन एंजाइम के द्वारा हो रहा है दीज आर DNMT3A DNMT3B। इस मिथाइलेशन को हम बोलते हैं डी नोवो मिथाइलेशन। हमने जब इम्प्रिंटिंग साइकिल देखा था तो उसमें हमने कहा था कि हर एक साइकिल के बाद में जो गोनेट्स होते हैं वहां पर सारे इम्प्रिंट्स इरेज हो जाते हैं, और इरेज के बाद जो नए इम्प्रिंट्स आते हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ये जो एम्ब्रियो है वो किस सेक्स के रूप में डेवलप हो रहा है। तो यहां पर DNMT3A और DNMT3B जो है वो पूरी तरह से जो बिल्कुल नया जो डीएनए होगा जिस पर बिल्कुल भी मिथाइलेशन मार्क्स नहीं है, इम्प्रिंट मार्क्स नहीं है, उनके ऊपर मिथाइलेशन करेगा। जबकि DNMT1 जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर जब डीएनए रेप्लिकेट होगा, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान हम देखेंगे कि जो फुल्ली मिथाइलेटेड डीएनए है वो हेमी मिथाइलेटेड डीएनए में चेंज होगा। और ये जो हेमी मिथाइलेटेड डीएनए है, इस हेमी मिथाइलेटेड डीएनए की एक स्ट्रैंड से दूसरी स्ट्रैंड के ऊपर जो मिथाइलेशन होगा वो करेगा DNMT1। इसे हम कहते हैं मेंटेनेंस मिथाइलेशन। जहां तक डीमिथाइलेशन का सवाल है तो डीमिथाइलेशन दो तरह से हो सकता है। ये टेट के द्वारा एक्टिवली हो सकता है, जहां पर जो मिथाइलेशन मार्क्स हैं वो टेट के द्वारा एंजाइमेटिक एक्टिविटी से इरेज होंगे। और पैसिवली हो सकता है जहां रेप्लिकेशन जब होगा डीएनए के अंदर, तो डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान मिथाइलेशन अगर नहीं हो तो वो लगातार जो डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है तो यहाँ पर जो नॉन मिथाइलेटेड डीएनए का जो प्रोपोर्शन हो लगातार बढ़ता जाएगा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के अंदर हैं। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो ये है कि जो प्रिंसिपल रोल है DNMT1 का वो डी नो मिथाइलेशन का है, जो गलत है। हम जानते हैं जो DNMT1 जो है वो मेंटेनेंस मिथाइलेशन करता है। सेकंड ऑप्शन है DNMT3A एंड DNMT3B दे रिक्वायर्ड हेमी मिथाइलेटेड डीएनए। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि DNMT3A और DNMT3B जो है वो बेसिकली डी नोवो मिथाइलेशन करते हैं। इन्हें किसी तरह के हेमी मिथाइलेटेड डीएनए की रिक्वायरमेंट नहीं है। हेमी मिथाइलेटेड डीएनए की रिक्वायरमेंट DNMT1 को होती है। थर्ड जो ऑप्शन है वो है कि एक्टिव डीएनए डीमिथाइलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ मैथिल ग्रुप फ्रॉम ए हेमी मिथाइलेटेड डीएनए डबल हेलिक्स। ये भी गलत है, क्योंकि ये जो है बेसिकली पैसिव डीएनए डीमिथाइलेशन है। एक्टिव डीएनए डीमिथाइलेशन के अंदर जो टेड जो है 10-11 ट्रांसलोकेज, ये एक्टिवली एंजाइमेटिक एक्टिविटी के द्वारा मिथाइलेशन मार्क्स को इरेज करता है। फोर्थ ऑप्शन है जहां पर डीएनए मिथाइलेशन इज नॉट एसेंशियल इन मैमेलियन डेवलपमेंट। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज डीएनए मिथाइलेशन इज वेरी मच एसेंशियल फॉर मैमेलियन डेवलपमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन है जो IGF2 और IGF2R के बारे में है, उनके एक्सप्रेशन के बारे में कि कौन से क्रोमोसोम पर ये एक्सप्रेस होगा।
तो यहाँ जो IGF2 है, अगर हम रिकैप करें तो IGF2 जो है वो फीमेल पेरेंट के ऊपर इम्प्रिंट होकर साइलेंस्ड हो जाता है, जबकि मेल पेरेंट के ऊपर IGF2 जो है वो एक्सप्रेस्ड होता है। जबकि IGF2R की बात करें तो ये फीमेल पेरेंट के ऊपर एक्सप्रेस्ड होता है, जबकि मेल पेरेंट के ऊपर ये इम्प्रिंट होकर साइलेंस्ड हो जाता है। तो हम देखें तो IGF2 जो है वो एक्सप्रेस्ड, ये होगा पैटर्नल के ऊपर एक्सप्रेस्ड IGF2, और IGF2R जो है वो एक्सप्रेस होगा मैटरनल पे। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। 6 क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि अगर किसी फीमेल पे अगर IGF2 जीन का डिलीशन कर दे तो प्रोजेनी पे क्या इफेक्ट होगा। कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि IGF2 जीन पहले से ही फीमेल के अंदर साइलेंस्ड होती है। 7th क्वेश्चन जो है दैट इज IGF2 के बारे में, S19 IGF2 जीन के बारे में है कि ये एक सेम एनहेंसर द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो एक बार अपन फिर से IGF2 जो मॉडल है वो देख लेते हैं, एनहेंसर का जो क्या उसमें रोल है। ये IGF2 का इंसुलेटर मॉडल है। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो एनहेंसर है वो IGF2 और H19 दोनों ही जीन का एनहेंस कर रहा है, लेकिन जो मैटरनल क्रोमोसोम है वहां पर H19 को एनहेंस कर रहा है और पैटर्नल क्रोमोसोम पर IGF2 को एनहेंस कर रहा है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन कौन से हैं। द एनहेंसर एनहेंस बोथ द जीन ऑन प्रोमोटर बाइंडिंग, सही है, दोनों जो जीन है उनको एनहेंस कर रहा है, बट अलग अलग क्रोमोसोम पे कर रहा है, एक क्रोमोसोम पर नहीं कर रहा। तो ये ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन है कि इन वन क्रोमोसोम बोथ द जीन्स आर एक्सप्रेस्ड एंड अदर दे आर नॉट, ये गलत है। हम जानते हैं कि एक क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन एक्सप्रेस्ड हो रही है, दूसरे क्रोमोसोम पर दूसरी जीन एक्सप्रेस्ड हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही क्रोमोसोम पर दोनों जीन जो है वो एक्सप्रेस्ड हो रही है और दूसरे क्रोमोसोम पर दोनों ही जीन जो है वो साइलेंस्ड हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। थर्ड है IGF2 शोज पैटर्नल इम्प्रिंटिंग, S19 शोज मैटरनल इम्प्रिंटिंग, जस्ट अपोजिट बोल दिया है। IGF2 जो है वो मैटरनल इम्प्रिंटेड होती है, जबकि S19 पैटर्नल इम्प्रिंटेड होता है। बोथ द जीन शोज पैटर्न, ये भी गलत है।